प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने आज एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। पड़ोसी देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली वर्चुअल बैठक। श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजपक्षे के भी किसी अन्य देश के नेता के साथ ये पहली कूटनीतिक वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को करेंगे संबोधित। सत्र में कोविड-19 के खिलाफ एकजुट प्रयासों पर रहेगा जोर। आतंकवाद के खिलाफ मजबूत वैश्विक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने पर रहेगा भारत का फोकस। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में दी तीखी प्रतिक्रिया। राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर है भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा। इस केंद्र शासित प्रदेश में लाए गए नियम और कानून भारत का अंदरूनी मामला। CSIR के 79वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने संस्था को दी शुभकामनाएं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका और देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए CSIR की सराहना की। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भारत ने हासिल किया एक और बड़ा मुकाम। ई-संजीवनी OPD के जरिए 4 लाख लोगों ने फोन के जरिए लिया परामर्श। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सुविधा का लिया लाभ। 18 से अधिक राज्यों ने लोगों को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए इस मोबाइल ऐप का किया उपयोग। प्रसिद्ध पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम का आज चेन्नई में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित इस मशहूर गायक ने अपनी आवाज से दुनिया भर के लोगों के दिलों में बनाई खास जगह। नमस्कार, DD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने आज एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पड़ोसी देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली वर्चुअल बैठक थी, जबकि श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजपक्षे की भी किसी अन्य देश के नेता के साथ ये पहली कूटनीतिक वार्ता थी। PM ने राजपक्षे से कहा कि मैं आपको प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत जनता में आपके नेतृत्व में विश्वास दिखाती है। भारत और श्रीलंका के संबंध हजारों साल पुराने हैं। भारत और श्रीलंका बिम्स्टेक और सार्क मंचों को भी सहयोग करते हैं। भारत और श्रीलंका के बहुमुखी संबंध हजारों साल पुराने हैं। मेरी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर डॉक्ट्रिन के तहत श्रीलंका से संबंधों को हम विशेष और उच्च प्राथमिकता देते हैं। भारत और श्रीलंका बिम्स्टेक, IORA, सार्क मंचों पर भी घनिष्ठ सहयोग करते हैं। आपकी पार्टी की हाल ही की जीत के बाद भारत और श्रीलंका संबंधों में एक नए ऐतिहासिक अध्याय को जोड़ने का बहुत अच्छा अवसर बना है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक झा इस बातचीत के बाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्चुअल बैठक हुई और इसमें जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और श्रीलंका के जो संबंध हैं वो बहुत ही हजारों साल पुराने हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं। लेकिन मैं आपसे जिस बात पे जानना चाह रहा हूं, जो बात है वो ये कि जो सागर डॉक्ट्रिन है भारत की, उसको लेकर और बिम्स्टेक का मंच उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने सार्क का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, और नेबरहुड फर्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है भारत की एक फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए, तो इन तमाम बातों के जरिए अगर मैं नेबरहुड फर्स्ट की बात करूं या फिर सागर पॉलिसी की बात करूं, डॉक्ट्रिन की बात करूं, कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए श्रीलंका? देखिए असीम, निश्चित रूप से भारत के लिए जितना ही महत्वपूर्ण ईस्ट जो भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उतना ही महत्वपूर्ण जो भारत के सामुद्रिक सुरक्षा की जरूरत है और सामुद्रिक जो आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध भारत के जो लंबे समय के जो नीति है, रणनीति है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीलंका और भारत के संबंधों को आप कहें तो जोड़ने के लिए दोनों देशों को कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं रही है, क्योंकि पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से दोनों देश एक दूसरे के साथ रहे हैं।
कल्चरली कहें तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, भाषा की बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज रही हैं। तो ऐसे में राजनीतिक रूप से जो भी बदलाव होते रहे श्रीलंका में, उसके साथ उसको अपने एक समाहित करते हुए भारत उसके हिसाब से पॉलिसी बनाता रहा है। अभी भी जब जिस प्रकार से वहां पर राजपक्सा की सरकार वापस आई और एक बहुत ही मजबूत मेजोरिटी के साथ वहां पर आई है, उनके उनके भाई गोतबाया राजपक्से वहां पर राष्ट्रपति भी हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को एक नए तरीके से जोड़ दे और इस बारे में बात करें, क्योंकि एक स्थिर सरकार है वहां पर, एक स्थिर सरकार है भारत में भी। तो क्यों ना ये जो राजनीतिक स्थिरता है दोनों देशों के बीच में, इसको एक नए सिरे से रेखांकित करते हुए दोनों देश एक लंबे समय की रणनीति पे काम करें, जिसमें दोनों का आर्थिक लाभ भी हो, दोनों की सामरिक जो सुरक्षा की चिंताएं और जरूरतें हैं वो भी जुड़ी रहें, और जो छोटे मोटे विवाद होते रहे दोनों देशों में, चाहे श्रीलंका की जो जल सीमा है उसको लेके बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे जो छोटे मोटे विवाद हैं उसको किस तरीके से हम रेगुलरली डायलॉग के थ्रू उसको निपटाते रहें, तो मुद्दा यही है। दूसरी बात असीम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने लगातार अपने संबोधनों में इस बात का जिक्र किया है कि भारत के जो दोस्त हैं, जो भारत अपनी जनसंख्या और अपने क्षेत्रफल के हिसाब से निश्चित रूप से काफी बड़ा है अपने जी नेबरहुड में, बिल्कुल। बावजूद इसके प्रधानमंत्री का ये जोर रहा है कि जब तक सभी मित्र देशों का विकास भारत के विकास के साथ जुड़ नहीं पाता है, भारत का विकास अपने आप में अधूरा है। बिल्कुल अभिषेक, और दूसरी बात की, जैसा कि आप इन सारी बातों का जिक्र किया, उसमें एक और एंगल मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि सुरक्षा को लेकर रणनीतिक लिहाज से, चूंकि श्रीलंका हमारा जो पड़ोसी मुल्क है और दोनों की जो सीमाएं हैं, अगर मैं कहूँ समुद्री सीमा, वो हिंद महासागर में दोनों ही देश अवस्थित हैं और उसकी जो दक्षिणी सीमा हमारी उसके साथ वो लगती है। तो हिंद महासागर अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है और उस लिहाज से श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। रणनीतिक लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से किन मायनों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है? देखिए, भारत की कई बार चिंताएं रही है इस क्षेत्र में, क्योंकि भारत जिस जिस साइज का देश है और जिस जो जो जरूरतें हैं भारत की, उसके हिसाब से उसको अपने नेबरहुड्स को, जो अपने जो उसका इमीडिएट पड़ोस हैं, उसको काफी ज्यादा सुरक्षित रखना उसके हित में है। अब वहां पर जैसा हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिरता है, और एक तरीके से कहें हम चीन का यहाँ पर जिक्र करें, क्योंकि कई बार देखा गया कि चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जो उसका एग्रेसिव नेचर रहा है, हिंद महासागर में ले, इंडो पैसिफिक में कह ले, और उसके जो अलग अलग सीमाएं हैं देशों के साथ जुड़ी वहां पर, तो चीन ने एक डेट ट्रैप की पॉलिसी अपनाई हुई थी, जहां पर वो देशों को लगातार बहुत कम लोन पर लंबे समय के लिए कर्ज तो दे रहा था, लेकिन अल्टीमेटली उस कर्ज की शर्तें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे चीन के आपके निर्णयों को अपने आप पर थोपना पड़ता है, और जिसकी वजह से मालदीव में काफी ज्यादा संकट हुआ, श्रीलंका में भी उस वक्त एक वक्त पर ये बहुत बड़ा एक संकट रहा है। तो भारत की वो भी एक चिंता है कि भारत के जो पड़ोसी हैं वो किसी डेट ट्रैप में ना फंसे। असीम, आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में, मतलब शायद एक हफ्ता हुआ, जब भारत ने मोदी को करीब $250 मिलियन का एक असिस्टेंस दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस, कोविड से जुड़े हुए अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा बाइंडिंग नहीं है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने सभी जो फ्रेंड जो अलायंस है उसको बताना चाहता है कि सहयोग और समृद्धि के लिए भारत हमेशा तत्पर है अपने मित्र राष्ट्रों के साथ, और ये सशर्त नहीं है, ये बिना किसी शर्त के है, यानी आपका विकास और हमारा विकास, हम ऐसा मानते हैं कि हम दोनों का विकास मिलकर ही इस क्षेत्र को ज्यादा समृद्ध बना सकता है। और प्रधानमंत्री का की आज की जो वार्ता है श्रीलंका के साथ, वो एक राजनीतिक कहे तो डायलॉग शुरू करने का भी एक जरिया रहा, क्योंकि एक समिट लेवल टॉक था, श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पहला वर्चुअल समिट था, भारत के प्रधानमंत्री 2 बार और ये कर चुके हैं। तो एक राजनीतिक डायलॉग भी शुरू हुआ, क्योंकि अब बदलते वक्त के साथ ये वर्चुअल डायलॉग ही एक रियलिटीज बन गई है, वर्चुअल रियलिटीज, और इसमें ही आपको सभी राजनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक जो उपाय हैं, जो चुनौतियां हैं, जो संसाधन है, उनको ढूंढना होगा, उनको तराशना होगा। अभिषेक, आखिरी सवाल आपका, मैं उनसे जवाब चाहूंगा आप पे उस पर, कि जिस तरह से भारत ने कई बार कहा भी है कि हम अगर सार्क की ही बात करें तो सार्क देशों में भारत कोई बिग ब्रदर के रोल में वो अपने आप को पेश नहीं करना चाहता है, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। इस स्थिति में जब ये सब कह रहे हैं बातें कि हम सब एक मंच पे हैं, एक जैसे हैं, ऐसी स्थिति में अगर श्रीलंका की बात करो तो श्रीलंका की क्या कुछ अपेक्षाएं भारत से हो सकती हैं, खासकर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे क्या कुछ हो सकती हैं? देखिए असीम, एक बहुत इत्तेफाक की बात है कि भारत जिस बड़ी आबादी का देश है और जिस बड़े क्षेत्रफल का देश है, और भारत की इकोनॉमी जिस साइज की है, एक निश्चित रूप से दुनिया के बहुत कम देश हैं जो इतने बड़े क्षेत्रफल और इतने बड़े साइज के बावजूद उन्होंने एक अग्रेसर की भूमिका नहीं निभाई हो।
आप पिछले 3, 4, 6, 7 दशकों का इतिहास देख लें, जो भी बड़ा देश है वो अपने इमीडिएट पड़ोसियों को बहुत ज्यादा हेजमनाइज करता है, बहुत ज्यादा उन पर अपनी नीतियां और अपने सामरिक इंटरेस्ट को थोपता है। भारत ने ऐसा कभी किया नहीं है और भारत को कई बार इस चीज को अपने नेबरहुड में समझाने का भी प्रयास करना पड़ता है कि भारत कोई एग्रेसर की भूमिका नहीं निभा रहा है, वो एक सिर्फ अच्छा संबंध चाहता है और एक सुखद और समृद्ध पड़ोसी के लिए, वो पड़ोसी मुल्कों के लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा। जो महत्वपूर्ण बात रही है असीम की, अपने इन दावों में भारत अब खास तौर पे खरा उतरा है, जब पिछले 6-8 महीने में हमने देखा कि कोविड महामारी ने जिस प्रकार से तमाम देशों की अर्थव्यवस्था और जो एक ऑर्डर है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर जी। दिया। ऐसे में भारत ने इस मौके का कोई नाजायज फायदा ना उठाते हुए अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सभी पड़ोसी मुल्कों को और सार्क के मेंबरों को खास तौर पे न केवल दवाइयां पहुंचाई, वो विशेष उपकरण पहुंचाए, उनके नागरिकों को विदेश के अलग अलग हिस्सों से उनके अपने अपने देशों में पहुंचाने में भी मदद की वंदे भारत के तहत। तो ये सभी जेस्चर्स हैं जो बताते हैं कि हम किसी तरीके से आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे और हम किसी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल बेजा तरीके से नहीं करेंगे, और आपकी और हम सबकी एक कॉमन ग्राउंड होनी चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए और कॉमन प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए, और यही भारत का विजन रहा है और भारत के प्रधानमंत्री उसको आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। इस सत्र की थीम है हमारी आकांक्षा का भविष्य और आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र, बहुपक्षवाद के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि और प्रभावी बहुपक्षीय प्रयासों से कोविड संकट से निपटना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भारत कई मुद्दों पर जोर देगा, जिसमें आतंकवाद से मुकाबले पर वैश्विक कार्रवाई की मजबूती को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। इसके अलावा भारत प्रतिबंध समिति में उद्यमियों और व्यक्तियों की लिस्टिंग और डीलिस्टिंग की प्रक्रिया में और भी ट्रांसपेरेंसी पर जोर डालेगा। स्थायी विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर भारत अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखेगा। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को प्रोत्साहित करते हुए भारत कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक सहयोग में अपने योगदान को उजागर करेगा। इस साल 2020 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ भी है। ऐसे में भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में अपनी प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को भी दोहराएगा। दक्षिण विकास भागीदारी के रूप में भारत की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। विशेष रूप से भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के संदर्भ में भी जोर दिया जाएगा। और भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को तल्ख अंदाज में जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अपने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल किया है। भारतीय प्रतिनिधि और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशन में प्रथम सचिव मिजितो विनीतो ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष पेश किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट और अभिन्न हिस्सा है और केंद्र शासित प्रदेश में लाए गए नियम और कानून भारत के आंतरिक मामले हैं। प्रथम सचिव ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को नैतिक, वित्तीय और भौतिक रूप से सहायता देता आ रहा है और यही उसकी पहचान है। The words used today at this great assembly by the leader of Pakistan demean the very essence of the United Nations. Let me assert here loud and clear. The Union Territory of Jammu and Kashmir is an integral and inalienable part of India. The rules and legislations brought in the Union Territory of Jammu and Kashmir are strictly internal affairs of India. The only way for Pakistan to become a normal country is to abjure its moral, financial and material support to terrorism, turn its attention to the problems faced by its own population, including its minorities, and stop misusing UN platforms to further its nefarious agenda. और अब बात CSIR की। आज CSIR का 79वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में एक दिन में 10 लाख PPE किट का निर्माण हो रहा है। Today we have these almost over 10 lakh kits manufactured in a day in India. That's the level of our potential. So there is in every field, we all remember PPEs. There used to be a lot of hue and cry about the PPEs. We were importing all of them. Now we have 110 manufacturers in the country. We are producing more than 5 lakhs per day.
और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से स्थिति सफलतापूर्वक बदली है। भारत ने 100 से ज्यादा देशों को HCQ यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा मुहैया कराई है। Latest appeal of the Prime Minister about developing an Atmanirbhar Bharat, I think that is a great inspiration to all of us. At least I feel that the scientific community can take a lot from that. And the experience of having worked during COVID and having been able to successfully change the situation from a situation where we are importing everything to a situation we are now exporting everything, in a position to export. Exported hydroxychloroquine to over 140 countries. और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज CSIR का 79वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए इस संस्था को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि CSIR के स्थापना दिवस पर इससे जुड़े लोगों को बधाई। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने में CSIR सबसे आगे है। वे कोविड-19 से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भविष्य के प्रयासों के लिए CSIR को शुभकामनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई-संजीवनी OPD के जरिए 4 लाख लोगों ने फोन के जरिए परामर्श लिया है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 1-1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सुविधा का सबसे अधिक लाभ लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच ई-संजीवनी ने विभिन्न आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं। 18 से अधिक राज्यों ने लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया है। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है। स्वस्थ होने वालों की दर 82.14% हो गई है। अब तक 48,49,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 93,420 रोगी इस महामारी को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। मृत्यु दर अब 1.58% पर आ गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड ड्रग्स नेक्सस की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कई बॉलीवुड कलाकारों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। इनमें आज दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जा रही है। दीपिका के अलावा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी आज NCB की टीम पूछताछ करेगी। दीपिका पादुकोण का नाम इस मामले में तब सामने आया जब उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश की व्हाट्सएप चैट का खुलासा हुआ। इससे पहले कल अभिनेत्री रकुल प्रीत और दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से NCB ने ड्रग से जुड़े सवाल जवाब किए। जानकारी के मुताबिक रकुल प्रीत ने रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स के बारे में चैट की बात मानी है। हालांकि रकुल ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है। दशकों तक भारतीय सिनेमा में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले मशहूर गायक SP बालासुब्रमण्यम का आज चेन्नई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। बालासुब्रमण्यम का कल निधन हो गया था। तमिलनाडु सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का फैसला किया। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित इस मशहूर गायक को राष्ट्रीय पुरस्कारों और फिल्म फेयर समेत कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। बालासुब्रमण्यम ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमाम दूसरी भाषाओं में सैकड़ों हिट गाने गाए जो कि आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए ठोस उपाय नहीं किए गए तो वैक्सीन के व्यापक प्रयोग से पहले 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। WHO के आपातकालीन स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रमुख माइक रयान ने कहा कि कोरोना वायरस से सामने आने के 9 महीने में ही करीब 10 लाख लोगों की मौत हो गई है। माइक रयान ने कहा कि कोरोना वायरस फैलाने के लिए युवाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या अब तक 3,27,43,000 के पार हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,92,000 के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 72,36,000 के पार है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,08,000 के पार हो गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना से बचने के लिए एक रेस्टोरेंट में 15 बबल्स का सेट तैयार किया गया है, जहां लोग कोरोना के प्रकोप से सुरक्षित रह सकते हैं।
वहीं दुनिया भर में लोग पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर कल बड़ी तादाद में लोगों ने रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े मसलों को सरकार अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट शुरू होने के बाद से और उसके पहले भी वैश्विक विरोध प्रदर्शन में जलवायु परिवर्तन को रोकने की तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। अर्जेंटीना में कई सामाजिक आर्थिक संगठनों ने अर्जेंटीना के होंग आउटपुट में निवेश बढ़ाने के इरादे से चीन के साथ निर्यात सौदे का विरोध किया है। इस बीच साओ पाउलो में ब्राजील के लोगों ने भी अमेजन रेन फॉरेस्ट और वेटलैंड के नष्ट होने के खिलाफ विरोध किया। अमेजन का रेन फॉरेस्ट 10 साल में आग की सबसे बुरी लहर का सामना कर रहा है, जबकि दुनिया के सबसे बड़े पेंटेलानल वेटलैंड्स में अब तक के सबसे अधिक धमाके हुए हैं। इस संबंध में 3100 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी, लेकिन महामारी को देखते हुए अधिकांश कार्रवाई ऑनलाइन कर दी गई। यूक्रेन में वायुसेना का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में मिलिट्री कैडेट्स समेत 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में खार्किव इलाके में यह हादसा हुआ। हादसे में लापता 2 अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। अभी घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज इस इलाके का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि इस आपदा के सभी परिस्थितियों और कारणों की पहचान करने के लिए एक राज्य आयोग बनाया जा रहा है। तलाशी और बचाव का अभियान जारी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।